हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। कल हम लोगों ने सम ऑफ सब स्पेस के एग्जाम्पल्स स्टार्ट किए थे। तो देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल है W1 इक्वल टू ए माइनस ए बी एंड सी सच दैट ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड W2 इक्वल टू A, B minus A and C such that A, B, C belongs to R और ये सबसेट है R2 × 2 के। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होगा। क्लियर? तो देखो, डायमेंशन ऑफ W1 क्या हो जाएगा? ए माइनस ए बी सी था, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना कि A1 - 1 0 0 प्लस बी 0 0 1 0 प्लस सी 0 0 0 1। देखो, इसके बेसिस का सेट क्या हो गया? B1 इक्वल टू क्या हो गया? 1 - 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। तो डायमेंशन ऑफ W1 क्या आ जाएगा? डायमेंशन ऑफ W1 आ जाएगा 3। अब देखो, सिमिलरली डायमेंशन ऑफ W2 क्या आ जाएगा? सेम इसी तरह डायमेंशन ऑफ W2 भी 3 आ जाएगा, है ना। तो यहां से हमें क्या मिला? डायमेंशन ऑफ W2 इक्वल टू 3। और हमें क्या फाइंड करना है? वी नीड डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। क्लियर? तो अब देखो, हमारे पास क्या गिवन है? गिवन है कि x11 इक्वल टू, देखो W1 से अगर हम ले फ्रॉम W1, हमारे पास क्या गिवन है? x11 इक्वल टू a और x12 इक्वल टू माइनस ए। x21 इक्वल टू b था और x22 इक्वल टू c था। W1 में x11 a है और x12 माइनस ए है, x21 b है और x22 c है। क्लियर? तो यहां से हमें क्या मिला? यहां से हमें मिला कि x12 इक्वल टू माइनस x11। क्लियर? नेक्स्ट देखो, फ्रॉम W2 हमें क्या मिला? W, मान लो कि हम W2 ले लेते हैं D E, और ये क्या था फिर? माइनस टी, और ये क्या हो जाएगा? F। W2 ऐसे डिफाइन है ना, ए बी माइनस ए सी, तो इसकी जगह हम W2 क्या ले रहे हैं? डी ई माइनस डी एंड F। डी ई एफ बिलोंग कर रहा है R से। तो देखो यहाँ पे x11 क्या हो गया? D, x12 क्या हो गया? E, x21 क्या है? माइनस डी, और x22 क्या है? F। तो यहां से हमें क्या मिला? x21 इक्वल टू माइनस x11। क्लियर? इसको मानो इक्वेशन 1 और इसको मानो इक्वेशन 2। तो देखो, x11 किसके इक्वल है? x11 माइनस x12 के इक्वल है कि नहीं? x11 माइनस x12 के इक्वल है, और यहां से देखो x11 माइनस x21 के इक्वल है। क्लियर? तो यहां से जो हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो क्या बन के आएगी? मैट्रिक्स M इक्वल टू क्या बनेगा? x11, और यहां से देखो x11 x12 के इक्वल है ना। x11 माइनस x12 के इक्वल है, तो यहां से क्या आ गया? यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस x11। सिमिलरली
सेकेंड इक्वेशन में देखो x11 माइनस x21 के इक्वल है, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं x11। क्लियर। और ये क्या आ जाएगा x22। तो ये क्या आ गया, ये W1 इंटरसेक्शन W2 की मैट्रिक्स है। तो यहां से हमें डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या मिला, हमें इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए कितने एलिमेंट चाहिए, 2 एलिमेंट चाहिए, x11 और x22। बाकी ये दोनों एलिमेंट जो है, ये दोनों एलिमेंट x11 पे डिपेंड कर रहे हैं। क्लियर। तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या आ गया, 2 आ गया। देखो लेट k इक्वल टू x11 है एंड l हम ले लेते हैं x22। ठीक है। और k एंड l बिलोंग कर रहे हैं R से। तो जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या आएगा इंटरसेक्शन का, इन इंटरसेक्शन क्या बनेगा, इंटरसेक्शन वाला मैट्रिक्स k माइनस k एंड l। तो देखो हमको इसका बेसिस लिखना होगा, तो हम कैसे लिख सकते हैं, k 1 - 1 - 1 0 प्लस l 0 0 0 1, हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहां से बेसिस में कितने एलिमेंट्स आ गए, बेसिस में आ गया 1 - 1 - 1 0 एंड 0 0 0 1। क्लियर। तो बेसिस में 2 एलिमेंट्स है, तो यहां से डायमेंशन क्या हो गई, W1 इंटरसेक्शन W2 की 2। यहां तक क्लियर है। हमें कंडीशन दी हुई थी कि W1 ऐसे मैट्रिक्स का कलेक्शन है जहां पे A12 माइनस ऑफ A11 के इक्वल है, और W2 ऐसे मैट्रिसेस का कलेक्शन था जहां पे A21 A11 के निगेटिव के इक्वल है। क्लियर। तो यहां से जब हमने इनका इंटरसेक्शन लिया, तो इसके इंटरसेक्शन से हमें क्या मिला, हमें मिला कि इनका इंटरसेक्शन 2 है। तो देखो हमें क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। क्लियर। तो डायमेंशन ऑफ W1 हमने क्या निकाला था, 3, और डायमेंशन ऑफ W2 क्या निकाला था, 3, और इंटरसेक्शन अभी क्या आया, 2। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 6 - 2 इज इक्वल टू 4। हम इसको बोल सकते हैं 4 इज इक्वल टू R2 क्रॉस 2। तो हमें ये वेक्टर स्पेस V के इक्वल आ गया। क्लियर है ये वाला एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि इफ V इक्वल टू xn belongs to R infinity such that xn is convergent। क्लियर। V R इंफिनिटी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है। V क्या है, V सीक्वेंस का वेक्टर स्पेस है, और सीक्वेंस R इंफिनिटी से बिलोंग कर रही है, और ऐसे सीक्वेंस का कलेक्शन है जो सीक्वेंस क्या कर रही हो, कन्वर्जेंट। क्लियर। अब हम इसका एक सब स्पेस लेते हैं W1। W1 में ऐसे सीक्वेंस है xn belongs to R infinity such that xn converges to 0। क्लियर। और एक दूसरा सीक्वेंस लेते हैं हम लोग W2 xn belongs to R infinity such that xn converges to C। W1 में ऐसे सीक्वेंस का कलेक्शन है जो 0 पे कन्वर्ज कर रही है, और W2 ऐसे सीक्वेंस का कलेक्शन है जो किसी कांस्टेंट पे कन्वर्ज कर रही है। यहाँ तक क्लियर है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है फाइंड डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। तो देखो हम
एक ऐसा सीक्वेंस ले लेते हैं, एक्शन एक्शन अगर एल पे कन्वर्ज कर रही है तो वाई एन 0 पे कन्वर्ज कर जाए। ठीक है, हम ऐसा सीक्वेंस ले रहे हैं एक्शन जो अगर एक्शन एल पे कन्वर्ज कर रही है तो वाई एन कहाँ कन्वर्ज कर जाए, 0 पे कन्वर्ज कर जाए। तो देखो हम वाई एन को लिख सकते हैं एक्स एन माइनस एल, क्योंकि वाई एन कहाँ कन्वर्ज कर रही है, वाई एन 0 पे कन्वर्ज कर रही है। एक्स एन कहाँ कन्वर्ज कर रही है, एल पे कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एल माइनस एल इक्वल टू 0। तो हम वाई एन को एक्स एन माइनस एल लिख सकते हैं। क्लियर। और एक्स एन कहाँ कन्वर्ज कर रही, एल पे। तो एक्स एन को हम लोग वाई एन प्लस एल लिख सकते हैं, क्योंकि वाई एन तो 0 पे जा रही है ना। या फिर अगर हम ऐसे लिखें तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स एन माइनस एल प्लस एल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स एन इक्वल टू एक्स एन। ठीक है ना, तो हम एक्स एन को वाई एन प्लस एल लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये क्या आ गया, सीक्वेंस एक्स एन इक्वल टू सीक्वेंस वाई एन प्लस सीक्वेंस एल, है कि नहीं। अब देखो कुछ दिख रहा है, हम एक्सएन सीक्वेंस कहाँ की है, वी से ले रहे हैं। ठीक है, तो हम एक्सएन को दो सीक्वेंस के सम में लिख पा रहे हैं, जिसमें से एक सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर रही है, 0 पे, और दूसरी सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर रही है, सी पे। क्लियर। एल क्या है, कांस्टेंट सीक्वेंस है ना, तो हम सी बोल सकते हैं। तो वी क्या आ गया, वी हो गया ना हमारा W1 प्लस W2। हम v के एलिमेंट xn को ऐसे दो W1 प्लस W2 के सम में लिख पा रहे हैं, जहां पर एक सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है 0 पे और एक सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है C पे। तो W1 प्लस W2 के हेल्प से हम लोग कंप्लीट V के एलिमेंट को लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि V में ऐसे सीक्वेंस का कलेक्शन है जो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। तो कन्वर्ज करेगी तो किसी न किसी पॉइंट पे करेगी ना, उस पॉइंट को हम कांस्टेंट सी मान सकते हैं, और उसमें हम ऐसे सीरीज का सम भी कर सकते हैं जो सीरीज 0 पे जा रही हो। तो हमेशा हम कोई भी कन्वर्जेंट सीरीज एक्स एन लेंगे तो उसमें हम ऐसी सीरीज जो 0 पे कन्वर्ज कर रही हो वाई एन, और हमें जो भी कांस्टेंट नंबर चाहिए उस कांस्टेंट नंबर का एक कांस्टेंट सीक्वेंस लेके हम इनको सम में लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस को दो सीक्वेंस के सम में लिख सकते हैं, जिसमें एक सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज कर रही हो और दूसरी सीक्वेंस कांस्टेंट हो। समझ आ रहा है। तो यहां से हमारे पास क्या आया, 10 एनी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैन बी expressed as the sum of a null sequence and a constant sequence. Hence, W1 plus W2 is equal to V. क्लियर। तो देखो यहां से डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। क्लियर। तो यहां से डायमेंशन ऑफ W1 क्या है, इंफिनिटी, और डायमेंशन ऑफ W2 कैसा है, सारे ऐसे सीक्वेंस का सेट जो कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, और इंटरसेक्शन क्या आएगा, देखो हमारे पास ऐसे सीक्वेंस का सेट है, मान लो ए एन कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। और दूसरा सेट क्या है W2 का, देखो ए एन W1 से बिलोंग कर रहा है, और बी एन कहाँ जा रहा है, बी एन सी पे जा रहा है, और ये बिलोंग कर रहा है W2 से। ये क्या है, बी एन कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है, तो हम एक सीक्वेंस बी एन के लिए ये भी तो ले सकते हैं।
दिस सीक्वेंस बिलोंग्स टू Bn, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट सीक्वेंस है और कहाँ जा रही है, 0 पे जा रही है। तो हम एक कांस्टेंट सीक्वेंस ये भी तो ले सकते हैं जहां पर C इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। समझ आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो AN इंटरसेक्शन BN, यानी कि W1 इंटरसेक्शन W2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना। डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि एक सीक्वेंस BN से यानी कि W2 से हमें ऐसी मिलेगी जो 0 पे कन्वर्ज कर रही होगी और वो कांस्टेंट सीक्वेंस होगी, और यहाँ से तो हमें इनफाइनाइट सीक्वेंस मिल जाएगी जो 0 पे कन्वर्ज कर रही होगी। तो इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया हमें, इन्फिनिटी +1 -1। तो यहाँ से हमें डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या मिल गया, इन्फिनिटी। क्लियर? तो एक रिजल्ट देखो यहां से, ठीक है। रिजल्ट क्या है कि इफ S1 and S2 are spanning set of W1 and W2, S1 और S2 क्या है, W1 and W2 सब स्पेस का स्पैनिंग सेट है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन S1 यूनियन S2 क्या हो जाएगा, S1 यूनियन H2 इक्वल हो जाएगा W1 प्लस W2 के, वेयर W1 एंड W2 सब स्पेस है V के। अगर S1 और S2 W1 W2 सब स्पेस ऑफ V के स्पैनिंग सेट हैं, तो अगर हम इन स्पैनिंग सेट्स का यूनियन करेंगे, दैट इज S1 यूनियन H2, तो वो इक्वल हो जाता है W1 प्लस W2 के। ध्यान रखना, स्पैनिंग सेट का अगर हम यूनियन करते हैं तो वो इक्वल होता है W1 प्लस W2 के। क्लियर है? तो यहां से एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारे पास कि लेट W1 W2 each subspace of V and V1 V2 are bases of W1 and W2 respectively. Clear? Then which of the following is true? अगर W1 W2 सब स्पेस है V के और B1 B2 बेसिस है W1 W2 का, तो इनमें से कौन सा सही होगा? देखो ऑप्शन क्या बोल रहा है, B1 यूनियन B2 इज basis of W1 plus W2, B1 intersection B2 is basis of W1 intersection W2, C है B1 यूनियन B2 spans W1 plus W2, एंड डी ऑप्शन है B1 इंटरसेक्शन B2 स्पेंस W1 इंटरसेक्शन W2। ये क्या बोल रहा है, B1 यूनियन B2 बेसिस होगा W1 प्लस W2 का। क्लियर? और अभी हमने क्या रिजल्ट पढ़ा, हमने रिजल्ट पढ़ा कि अगर S1 S2 स्पैनिंग सेट है, बेसिस नहीं, स्पैनिंग सेट की बात हो रही है कि अगर S1 S2 स्पैनिंग सेट है W1 एंड W2 के, तो हम बोल सकते हैं कि ये स्पैनिंग सेट का यूनियन इक्वल हो जाएगा W1 प्लस W2 के। लेकिन यहाँ पर B1 B2 क्या दिए रखा है,
बेसिस दे रखा है और बेसिस होने की रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिस, तो देखो हमें बेसिस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? बेसिस के लिए हमें चाहिए लीनियर इंडिपेंडेंट प्लस स्पैनिंग सेट, यही डेफिनेशन होती है बेसिस की, है ना? क्लियर? तो हमें उसने सिर्फ बेसिस दे रखा है, B1 B2 बेसिस दे रखा है। तो यहां से देखो फर्स्ट रिजल्ट देखो, अगर B1 यूनियन B2 इज बेसिस ऑफ W1 प्लस W2, ये रिजल्ट है कि अगर B1 यूनियन B2 को W1 प्लस W2 सम ऑफ सब स्पेस का बेसिस होना है, तो W1 इंटरसेक्शन W2 को 0 होना पड़ेगा और जो बेसिस है उनको डिस्जॉइंट होना पड़ेगा। समझ आ रहा है? हमें क्या दे रखा है उसने कि B1 और B2 बेसिस है W1 एंड W2 के। तो अगर B1 W1 का बेसिस है और B2 W2 का बेसिस है, तो अगर हमें ये कहना है कि B1 यूनियन B2 W1 प्लस W2 का बेसिस है, तो इसके लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या हो जाए? 0 हो जाए एंड बेसिस आर डिस्जॉइंट। क्लियर? तो हमें तो नहीं पता कि W1 और W2 के बारे में तो हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो हमें नहीं पता कि इनका इंटरसेक्शन 0 है या कुछ एलिमेंट्स उसमें कॉमन आ रहे हैं, या फिर जो बेसिस है वो डिस्जॉइंट है, ऐसा भी गिवन नहीं है। तो हम यहाँ से ये नहीं कह सकते कि B1 यूनियन B2 भी W1 प्लस W2 का बेसिस बनेगा। W1 प्लस W2 के बेसिस बनने के लिए W1 और W2 का इंटरसेक्शन 0 होना चाहिए और बेसिस का डिस्जॉइंट होना कंपलसरी है। ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। क्लियर? तो यहाँ से ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें नहीं पता कि W1 W2 के इंटरसेक्शन में कुछ है या नहीं। सेकंड, हमें ये भी नहीं पता कि जो हमें बेसिस गिवन है वो डिस्जॉइंट है, ऐसा तो कुछ इसमें लिखा नहीं है कि B1 B2 डिस्जॉइंट है। तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन के बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकेंड वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि B1 इंटरसेक्शन B2 इज बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो देखो बी के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लियर? हम ले लेते हैं V इक्वल टू R3, ले सकते हैं। लेट W1 इक्वल टू हम ले लेते हैं XY प्लेन और W2 हम लोग ले लेते हैं YZ प्लेन। ठीक है? तो देखो W1 स्पैन हो रहा है U1 100 एंड V 110 से। सही है? U और V W1 का स्पैनिंग सेट है। क्लियर? तो इसका बेसिस क्या आ गया W1 का? E1 E2। दूसरा हमने W2 क्या लिया था? YZ, और इसका स्पैनिंग सेट ले लेते हैं WZ। ठीक है? तो देखो इसका स्पैनिंग सेट है W इक्वल टू 010 एंड Z ले लेते हैं 011। क्लियर? ये W एंड Z स्पैनिंग सेट है W2 का। अब देखो W1 क्या है? XY प्लेन। W2 क्या है? YZ प्लेन। अगर हम W1 इंटरसेक्शन W2 करेंगे तो क्या मिलेगा? Y एक्सिस। दोनों में Y एक्सिस कॉमन है ना, तो इंटरसेक्शन में हमें Y एक्सिस मिल जाएगा। लेकिन अगर हम UV इंटरसेक्शन WZ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो इनमें U था 100, V था 110, W है 010 और Z है 011।
तो इनका इंटरसेक्शन में हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है ना। तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो गया, एम्प्टी। तो देखो B1, ये B1 है और ये B2 है, तो हमें क्या मिला, B1 इंटरसेक्शन B2 इज एम्प्टी, बट W1 इंटरसेक्शन W2 इज वाई एक्सिस। तो इसने क्या ऑप्शन बोला, इसने ऑप्शन में कहा है कि B1 इंटरसेक्शन B2 बेसिस है किसका, W1 इंटरसेक्शन W2 का। यहाँ पे क्या आ गया कि बेसिस क्या आ रहा है, बेसिस आ रहा है एम्प्टी। W1 एंड W2 के बेसिस का जब हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, वो एम्प्टी आ रहा है। बट W1 इंटरसेक्शन W2 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, वाई एक्सिस आ रहा है। तो एम्प्टी वाई एक्सिस का बेसिस तो नहीं है ना, वाई एक्सिस का बेसिस कुछ इस फॉर्म में होगा, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, एम्प्टी। B1 इंटरसेक्शन B2 W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस तो नहीं हो सकता, क्योंकि वाई एक्सिस का बेसिस एम्प्टी नहीं है ना। सो एम्प्टी सेट कैन नॉट बी a basis for y-axis. This implies B1 intersection B2 is not a basis for W1 intersection W2. यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से हमारा जो बी वाला ऑप्शन था वो भी रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, B1 यूनियन B2 स्पैन करेगा W1 प्लस W2 को। तो इसके लिए हमने ऊपर अभी रिजल्ट लिखा था कि S1 S2 अगर स्पैनिंग सेट है W1 एंड W2 का, तो स्पैनिंग सेट का यूनियन इक्वल हो जाता है W1 प्लस W2 के, है ना। स्पैनिंग सेट का यूनियन डेट इज S1 यूनियन S2 क्या है, इक्वल है W1 प्लस W2 के। तो देखो सी ऑप्शन में यही तो बोल रहा है कि B1 और B2 क्या है, स्पैनिंग सेट है, और इनका यूनियन स्पैन करेगा किसको, W1 प्लस W2 को। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो B1 यूनियन B2 स्पैन कर रहा है W1 प्लस W2 को, और हमें क्या पता होता है कि बेसिस होती है लीनियर स्पैन प्लस एल, है ना। तो हमने क्या पढ़ा था सम ऑफ सब स्पेस में, कि अगर हम लिख रहे हैं W1 प्लस W2 तो इसका मतलब क्या होता है कि फॉर सम W1 बिलोंग्स टू कैपिटल W1 एंड W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W2, दिस इम्प्लाई W1 is linear combination of vector in B1 and W2 is linear combination of vectors in B2. So the sum V equal to क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2। W1 लीनियर कॉम्बिनेशन है वेक्टर का B1 में, और W2 लीनियर कॉम्बिनेशन है वेक्टर का B2 में। तो सम V को हम क्या लिख सकते हैं, V को हम लिख सकते हैं W1 प्लस W2, और ये क्या हो जाएगा, मस्ट बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वेक्टर्स इन बोथ B1 एंड B2। सो हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि एवरी वेक्टर in W1 plus W2 can be expressed as a linear combination of vectors
इन द सेट B1 यूनियन B2। हम W1 प्लस W2 के सारे वेक्टर को B1 यूनियन V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा सकते हैं, है ना। तो यहां से क्या निकल के आया कि B1 यूनियन B2 spans the subspace W1 प्लस W2। तो सी में यही बोल रहा है कि B1 यूनियन B2 स्पैन कर रहा है W1 प्लस W2 को, तो सी वाला राइट हो गया। और डी ऑप्शन देखो क्या बोल रहे हैं कि B1 इंटरसेक्शन B2 स्पैन करेगा W1 इंटरसेक्शन W2 को। तो जो एग्जांपल हमने बी के लिए लिया था तो वहां पर क्या आ रहा था कि एम्प्टी बेसिस नहीं होता है वाई एक्सिस का, है ना। empty set cannot be basis for y axis। सिमिलरली empty set spanning set भी तो नहीं होगा y axis का, है ना। तो डी के लिए सेम वो बी वाला एग्जांपल ले लेना जहां से हमें क्या मिल जाएगा कि empty set spanning set नहीं होता y axis का। तो यहां से हमें ये भी मिल जाएगा कि B1 इंटरसेक्शन B2 स्पैन नहीं करता है W1 इंटरसेक्शन W2 को। सो डी के लिए क्या मिल जाएगा हमें, B1 intersection B2 does not span W1 intersection W2 from previous example of ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी का जो एग्जाम्पल है उससे ये डी वाला भी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही था, सिर्फ इसका सी ऑप्शन सही था कि B1 यूनियन बी स्पैन करता है W1 प्लस W2 को। तो इसको ध्यान में रखना कि B1 अगर स्पैनिंग सेट है, B2 स्पैनिंग सेट है, तो इनका यूनियन W1 प्लस W2 को स्पैन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, W1 है हमारे पास, A belongs to R3 cross 3 such that E transpose equal to A and trace of A equal to 0। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स का कलेक्शन जो सिमेट्री मैट्रिक्स है और ट्रेस 0 है, सिमेट्री प्लस ट्रेस 0। क्लियर। W2 है, A belongs to R3 cross 3 such that summation I equal to 1 to 3 Aij equal to 0 and j equal to 1 2 3। यानी कि ऐसी मैट्रिसेस का कलेक्शन जिनका रो सम क्या हो, रो सम 0 हो। क्लियर। तो देखो हमें क्या बताना है, हमें बताना है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या हो जाएगा। तो देखो W1 का मैट्रिक्स बनाओगे तो क्या होगा, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनी यानी कि 9 एलिमेंट्स होंगे। तो यहां से क्या मिलेगा, A11 A12 A13। और मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक। तो यहां से क्या आएगा, A12 इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A12 इक्वल टू A21 होता है, A13 इक्वल टू A31 होता है और A23 इक्वल टू A32 होता है, ठीक है। ये मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A12 इक्वल टू A21। तो A21 की जगह पे हम A12 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, A22 A23। और A31 की जगह पे हम A13 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, A13। और यहाँ पे क्या आएगा, A23 और यहाँ पे A33। प्लस एक कंडीशन हमारे पास और क्या थी कि ट्रेस 0 होना चाहिए। तो ट्रेस 0 के लिए A33 को हम लिख सकते हैं -A11 -A22। तो ट्रेस 0 हो जाएगा इस मैट्रिक्स का। तो A33 की जगह पर क्या आएगा, A33 की जगह पे आएगा -A11 -A22। क्लियर। तो देखो
इस मैट्रिक्स का डायमेंशन कितना हो जाएगा, कितने एलिमेंट्स है इसमें जो किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहे हो, E11, E12, A13, A22, A23, है ना। बाकी ये सारे एलिमेंट्स, ये हम इसकी हेल्प से लिख सकते हैं, ये हम इस वाले की हेल्प से लिख सकते हैं, और ये मैट्रिक्स हम इस वाले की हेल्प से लिख सकते हैं, और ये हम इस दोनों की हेल्प से लिख सकते हैं, है ना। तो यहां से हमें क्या मिला, डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल टू 5। क्लियर। अब देखो W2, W2 कैसे इंक्रीज है, W2 में ऐसे इंक्रीज है जिसका रो सम 0 होना चाहिए, है ना। तो E11, E12, अब थर्ड एंट्री क्या आ जाएगी, हमें रो सम 0 चाहिए, तो हम यहाँ पे ये ले सकते हैं ना, -A11 -A12, तो इसका रो सम क्या आ जाएगा, 0। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे लेते हैं A21, A22, तो यहाँ पे हमें लेना होगा -A21 और -A22, तो इसका रो सम 0 हो जाएगा। A31, A32, तो यहाँ पे क्या लेना होगा, -A31 और -A32, तो ये क्या हो गया, 0। तो देखो टोटल हमें कितने एलिमेंट्स लेने पड़ रहे हैं फील्ड से, A11, A12, A21, A22, A31, A32, और बाकी ये एलिमेंट इन एलिमेंट्स की हेल्प से आ रहे हैं। तो देखो इसका डायमेंशन क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ W2 इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो देखो हम लोग वापस से म्यूजिकल चेयर खेलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लेस है हमारे पास, और W2 का डायमेंशन कितना था, 6। तो हम लोग यहाँ पे 6 एलिमेंट बिठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। और W1 में कितना डायमेंशन था, 5। तो देखो हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो मिनिमम इंटरसेक्शन कितना पॉसिबल है वो लेना चाहिए। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 2 3 4 5। तो देखो कॉमन में कितने आ रहे हैं, 2, है ना। तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या हो गया, 2। क्लियर। हमारे पास पूरे 9 प्लेसेस है, एक का डायमेंशन 5 है, एक का डायमेंशन 6 है, तो इंटरसेक्शन में कितने आएंगे, 2 आ जाएंगे कॉमन में। तो देखो यहाँ से डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो डायमेंशन ऑफ W1 कितना है, 5, और डायमेंशन ऑफ W2 कितना है, 6 -2। तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 4 = 9, और 9 किसके इक्वल है, R3 × 3 के। तो ये डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 किसके इक्वल आ गया, वेक्टर स्पेस के। हमारा वेक्टर स्पेस क्या था, R3 × 3 था ना। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट सम। क्लियर। डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस। Let V/F be a finite dimensional vector space over a field F, and W1 W2 be to its subspace। क्लियर। V/F क्या है, एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और W1 W2 इसकी सब स्पेस है। देन वी सी दैट V is
डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस W1 and W2 denoted by V is equal to W1 डायरेक्ट सम W2। ठीक है, डायरेक्ट सम को कैसे डिनोट करते हैं? एक प्लस का साइन बनाओ और उसको गोल घेर दो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट सम। सो इफ ईच यू बिलोंग्स टू V, यू क्या है? एक वेक्टर है। ठीक है, यू क्या है? वेक्टर। कैन बी written in a unique way as u equal to W1 plus W2 such that W1 belongs to W1 and W2 belongs to W2। क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो W1 W2 उसके दो सब स्पेस हैं, तो हम V को डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 तब कहेंगे जब हम V से कोई भी वेक्टर U ले। ठीक है, कोई भी वेक्टर U ले अगर हम V से, तो हम उसको W1 प्लस W2 में लिख पाए। ठीक है, हम उसे यूनिक वे में W1 प्लस W2 में लिख पाए। तो देखो थ्योरम, थ्योरम क्या है कि V ऑफ F किसके इक्वल होना चाहिए? W1 डायरेक्ट सम W2। ठीक है, हमें V ऑफ F हम W1 डायरेक्ट सम W2 में लिख पाए इफ एंड ओनली इफ V इक्वल हो W1 प्लस W2 के, और सेकेंड W1 इंटरसेक्शन W2 0। ठीक है, W1 और W2 के इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आना चाहिए जीरो के अलावा, क्योंकि दोनों सब स्पेस है तो जीरो तो रख रहे होंगे, तो कॉमन में सिर्फ जीरो आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट सम उसे कहते हैं कि अगर हम V को W1 प्लस W2 में लिख पाए और उनका इंटरसेक्शन क्या हो? जीरो। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर हमारे पास है R2/R, इसे हमें लिखना है एक्स एक्सिस डायरेक्ट सम वाई एक्सिस। देखो x0 बिलोंग कर रहा है R2 से, सच डेट x बिलोंग कर रहा है R से, और हम इसका डायरेक्ट सम करेंगे 0y के साथ, और 0y बिलोंग कर रहा है R2 से और y R से है। ठीक है, बिकॉज R2/R इज इक्वल टू क्या होता है? x0 belongs to R2, x belongs to R plus 0, y belongs to R2 and y belongs to R। क्लियर? तो R2/R को हम डायरेक्ट सम में लिख सकते हैं x एक्सिस डायरेक्ट सम, y एक्सिस, x और y एक्सिस में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा जीरो के अलावा, है कि नहीं? तो देखो हम R2 को लिख सकते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 प्लस 0y बिलोंग्स टू R2। और सेकेंड कंडीशन देखो, सेकेंड कंडीशन क्या हो गई कि x0 बिलोंग्स टू R2 सच दैट x बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन 0y बिलोंग्स टू R2 सच दैट y बिलोंग्स टू R इज इक्वल टू 0। इस दोनों सब स्पेस में सिर्फ जीरो कॉमन सब स्पेस है, तो ये क्या हो गया? ये डायरेक्ट सम हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? सो देखो इसका जनरलाइज्ड फॉर्म V/F हमें डायरेक्ट सम में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे?
W1 डायरेक्ट सम, W2 डायरेक्ट सम, W3 डायरेक्ट सम, Wn if and only if फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि V इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस Wn में लिख पाए, और सेकेंड Wi इंटरसेक्शन W1 प्लस W2 प्लस Wi माइनस 1 प्लस Wi प्लस 1। देखो हम लोग Wi नहीं ले रहे हैं, ठीक है। Wi इंटरसेक्शन W1 W2 Wi माइनस 1 और Wi प्लस 1 प्लस Wn इज इक्वल टू क्या आ जाए, एम्प्टी आ जाए, ठीक है। तो जितने भी हम सब स्पेस ले रहे हैं और जिनके साथ कोई भी हम अगर सब स्पेस मान लो Wi उठाते हैं, उनका इंटरसेक्शन हम बाकी सब स्पेस के साथ करें तो वो क्या आना चाहिए, वो 0 आना चाहिए। तो हम क्या बोल देंगे कि V ऑफ F को हम W1 W2 Wn के डायरेक्ट सम में लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है। एक क्वेश्चन देखो, हमारे पास वेक्टर स्पेस है R3/R, ठीक है। तो इसे हमें लिखना है डायरेक्ट सम में, तो हम लिख सकते हैं एक्स एक्सिस डायरेक्ट सम, वाई एक्सिस डायरेक्ट सम, जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस में कैसे एलिमेंट होंगे, अल्फा 0 0 टाइप के, इसमें 0 बीटा 0 टाइप के, और जेड एक्सिस में 0 0 गामा टाइप के। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, R3/R किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस प्लस जेड एक्सिस के। और सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कि एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन अगर हम वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ करें, वाई एक्सिस प्लस जेड एक्सिस के साथ करें, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स एक्सिस इंटरसेक्शन वाई जेड प्लेन। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0। इसे बोलो जेड, इसे बोलो वाई, इसे बोलो एक्स, है ना। अगर हम एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इसका इंटरसेक्शन वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन के साथ करें तो कॉमन में क्या, सिर्फ ये पॉइंट 0 मिलेगा, है कि नहीं। सिमिलरली अगर हम वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन एक्स जेड प्लेन के साथ करें तो क्या मिलेगा हमें, ये वाई एक्सिस है, इसका इंटरसेक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, एक्स जेड प्लेन के साथ कर रहे हैं, तो यहां पर सिर्फ कॉमन में 0 मिलेगा, तो ये सिर्फ 0 सब स्पेस कॉमन में आएगा। सिमिलरली अगर हम जेड एक्सिस का इंटरसेक्शन एक्स वाई प्लेन के साथ करें, क्लियर, ये जेड एक्सिस है ना, इनका इंटरसेक्शन हम एक्स वाई प्लेन के साथ करें तो कॉमन में सिर्फ 0 आएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो एक्स एक्सिस इंटरसेक्शन वाई जेड प्लेन भी 0 है, वाई एक्सिस इंटरसेक्शन एक्स जेड प्लेन भी 0 है, और जेड एक्सिस इंटरसेक्शन एक्स वाई प्लेन भी सिर्फ 0 सब स्पेस आ रहा है, क्लियर। तो हम इसे डायरेक्ट सम में लिख सकते हैं। तो हमने जो लिखा R3/R इक्वल टू एक्स एक्सिस डायरेक्ट सम, वाई एक्सिस डायरेक्ट सम, जेड एक्सिस, ये सही है, हम इसे डायरेक्ट सम में लिख सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, R3/R इक्वल टू एक्स एक्सिस डायरेक्ट सम एक्स वाई प्लेन डायरेक्ट सम जेड एक्सिस, ठीक है। तो देखो
एक्स एक्सिस क्या हो गया, अल्फा 0 0, एक्स वाई प्लेन क्या हो जाएगा, अल्फा डैश बीटा 0, और जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 0 गामा। समझ में आ रहा है ना। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, R3/R हम लिख सके एक्स एक्सिस प्लस एक्स वाई प्लेन प्लस जेड एक्सिस। और सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन एक्स वाई प्लेन और जेड एक्सिस के साथ सिर्फ जीरो सब स्पेस आना चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस इंटरसेक्शन एक्स वाई प्लेन प्लस जेड एक्सिस। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस इंटरसेक्शन एक्स वाई प्लेन प्लस जेड एक्सिस करेंगे तो यहाँ से हमको R3/R मिल जाएगा ना, इंटरसेक्शन R3/R। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस विच इज नॉट इक्वल टू जीरो सब स्पेस। तो फर्स्ट कंडीशन तो फेल हो गई कि एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन R3/R के साथ जीरो सब स्पेस नहीं आ रहा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे, नॉट डायरेक्ट सम। क्लियर, as R3/R is not equal to x-axis direct sum xy plane direct sum z-axis। क्लियर। तो हम R3/R को एक्स एक्सिस डायरेक्ट सम एक्स वाई प्लेन डायरेक्ट सम जेड एक्सिस में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट देखो, V/R है हमारे पास M n×n/R, ठीक है। n×n की मैट्रिक्स है जिसकी इंट्रीज R से आ रही है। क्लियर। तो देखो M n/R को हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स डायरेक्ट सम स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। देखो साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -ए, है ना। तो अब देखो अगर हम इसका सम करें तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड ए ट्रांसपोज इक्वल टू -ए। तो अगर हम इनका सम करेंगे तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज 2A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई ए ट्रांसपोज इक्वल टू 0 और ए ट्रांसपोज इक्वल टू 0 है, यानी कि ए इक्वल टू 0 है कि नहीं। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री दोनों है तो वो क्या होगी, वो सिर्फ जीरो मैट्रिक्स होगी। हम यहां से देख सकते हैं। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इंटरसेक्शन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो गया, जीरो सब स्पेस। तो एक कंडीशन तो फुलफिल हुई कि इनका इंटरसेक्शन जीरो है। क्लियर। देख लो अगर हम 3 × 3 की मैट्रिक्स लेते हैं, A11 A12 A13, और ये मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A12 A22 A23, और यहाँ पे क्या आ जाएगा A13, और यहाँ पे A23 और A33। क्लियर। इनका इंटरसेक्शन हमें किसके साथ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं R से, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 A12 A13, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -A12, यहाँ पे 0, और यहाँ पे A23, यहाँ -A13, यहाँ -A23, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। तो अब देखो इसमें कॉमन कौन से हैं, ये तो 0 है और ये A11 है, ये 0 है ऐसा तो जरूरी नहीं, तो ये तो गया। सिमिलरली सारे डायगोनल एंट्री चली गई। अब क्या बचा, A12 यहाँ भी है, A12 यहाँ भी है, A13 A13 A23 A23।
क्लियर। तो यहां से हमारे पास क्या कंडीशन आई, A12 इक्वल टू A12। अब देखो यहाँ पे क्या है कि A12 इक्वल टू A12 के है, और यहाँ पे क्या है A12 इक्वल टू माइनस A12 के है। तो यहाँ से क्या हो गया, A12 इक्वल टू A12 एंड A12 इक्वल टू माइनस A12। तो एक ही नंबर एक प्लस नंबर के इक्वल है और वही सेम नंबर माइनस नंबर के इक्वल है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि A12 क्या है, जीरो है। सिमिलरली देखो A13 A13 के इक्वल है और यहाँ A13 माइनस A13 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, A13 इक्वल टू जीरो, और सिमिलरली A23 इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा। तो सारी एंट्रीज क्या हो गई, सारी एंट्रीज मैट्रिक्स की जीरो हो गई। तो यहाँ से क्या आ गया कि इनका इंटरसेक्शन जीरो है। क्लियर। सो इनका इंटरसेक्शन क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है। तो देखो हम A को 2A/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A को हम A+A लिख सकते हैं बाई टू। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A+A प्लस A-A ट्रांसपोज बाई टू। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये वापस क्या आ जाएगा, 2A/2 के फॉर्म में, दैट इज इक्वल टू A। तो हम A को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और इसको अगर हम चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल टू A+A ट्रांसपोज बाई टू प्लस A-A ट्रांसपोज बाई टू। क्लियर है। और ये कौन सी मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो उस मैट्रिक्स ए को हम A+A ट्रांसपोज बाई टू लिखें तो वो क्या बनेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहां से क्या निकल के आया कि हम किसी भी मैट्रिक्स ए को सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ आया कि हमारे पास अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है, ये बहुत बड़ा रिजल्ट है कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है तो उस मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। और हमने क्या देखा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इंटरसेक्शन भी जीरो है। सो यहां से हमारे पास क्या आया, इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2। ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आया, बाय 1 and 2। तो देखो बाय 1 and 2 हमें क्या मिल जाएगा, MNR इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायरेक्ट सम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। सिमिलरली हमें मिल जाएगा MNC/R। ठीक है, याद रखना ये MNC/R इज इक्वल टू हर्मिशियन मैट्रिक्स डायरेक्ट सम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है। सिमिलरली हम MNC/R को हर्मिशियन मैट्रिक्स डायरेक्ट सम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन हम MNR को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायरेक्ट सम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इज नॉट इक्वल टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायरेक्ट सम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। क्योंकि जरूरी नहीं है कि उनका इंटरसेक्शन यानी कि डायगोनल जीरो। क्लियर। UN इंटरसेक्शन LN इज इक्वल टू क्या आएगा, डायगोनल। और डायगोनल
जरूरी तो नहीं कि ऑलवेज जीरो सब स्पेस हो, डायगोनल इज नॉट इक्वल टू जीरो सब स्पेस। तो यहां से हम क्या बोल देंगे कि हम किसी भी मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर डायरेक्ट सम लोअर ट्रायंगुलर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? अगर हम कोई फंक्शन का वेक्टर स्पेस ले ले एफ ओवर आर, तो यहां से देखो क्या मिलेगा हमें, इवन फंक्शन, डायरेक्ट सम, ऑड फंक्शन। ठीक है, हम किसी भी फंक्शन को इवन फंक्शन प्लस ऑड फंक्शन के सम में लिख सकते हैं। जैसे देखो, अगर हम एफ एक्स को, जैसे वहां पे हम ए को 2a/a लिखे थे, तो यहाँ पे हम एफ एक्स को 2f(x/2) लिख सकते हैं, है ना। और ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ एक्स लिख सकते हैं बाय 2। और अब देखो, हम ये भी तो लिख सकते हैं एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय 2। तो अभी भी तो ये एफ एक्स है, इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अब देखो, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय 2 प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय 2। अब बताओ ये कौन सा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। और ये कौन सा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है ना। तो किसी भी आर्बिट्री फंक्शन को हम सम ऑफ इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन लिख सकते हैं, है कि नहीं। सो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि एफ ऑफ आर इक्वल टू स्पेस ऑफ इवन फंक्शन प्लस स्पेस ऑफ ऑड फंक्शन। देखो, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये इवन फंक्शन की डेफिनेशन है। और एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है। इनको सम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2f(x) इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई f(x) इक्वल टू 0, यानी कि इनके इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 है कि नहीं। तो हमें क्या मिला, ऑड फंक्शन इंटरसेक्शन इवन फंक्शन इज इक्वल टू 0, यानी कि एक ही फंक्शन इवन भी हो और वही फंक्शन ऑड भी हो, तो कौन सा फंक्शन होगा, वो जीरो फंक्शन होगा। और कोई फंक्शन ऐसा पॉसिबल है जो एक साथ ऑड और इवन दोनों हो जाए, ऐसा तो कोई फंक्शन पॉसिबल नहीं है जो ऑड भी और इवन भी है सिवाय जीरो फंक्शन के, है कि नहीं। तो इनके इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सिर्फ जीरो फंक्शन आएगा। क्लियर? तो हम फंक्शन के स्पेस को ऑड फंक्शन, डायरेक्ट सम, इवन फंक्शन लिख सकते हैं। क्लियर? समझ आ रहा है? तो आज बस इतना ही करते हैं, कल हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे डायरेक्ट सम पे, और फिर हम लोग कोसेंट स्पेस पढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।